अध्यक्ष को कमल का फूल दे देना। और मुख्यमंत्री की स्थिति उस समय ये थी कि न भयगत सांप छछूंदर मारी, न निगलते बन रहा था न उगलते बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने जो भीतरघात किया, तो मुझे लगता है कि वो इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी जब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तो इन्हें एक सदमा जैसा लगा। तेजस्वी यादव के एजेंडे पर पूरा देश चल रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी हों चाहे भाजपा के जो भी नेता अमित शाह हों, सभी आते हैं तो तेजस्वी यादव पे ही बोलते हैं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, उनकी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है, या क्या कहेंगे सर? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर आज ही नहीं, पिछले कई महीनों से बातें चल रही हैं कि वो स्वस्थ नहीं है। जब विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया था तो उस समय भी कहा गया था कि भाई मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं। जीतन राम मांझी जी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं हैं, उनको 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 दबा दिया जा रहा है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी इधर हाल के दिनों में कहा था कि मुख्यमंत्री जी को कैद कर लिया गया है, वो बीमार हैं। तो मुख्यमंत्री जी की बीमारी को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं। राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा है इसकी। और प्रधानमंत्री जी का रोड शो था, उस दौरान उनके हाथ में कमल का फूल दे दिया गया था। किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में कमल का फूल दे देना और मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार आश्चर्यचकित वो कमल का फूल देख रहे थे, तो उसको लेकर के भाई कि मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को मतलब उनके सहयोगी दल द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, गठबंधन दल भाजपा के द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा है। भाई किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कमल का फूल दे देना, और मुख्यमंत्री की स्थिति उस समय ये थी कि न भयगत सांप छछूंदर मारी, न निगलते बन रहा था न उगलते बन रहा था। कमल का फूल वाला लाइट ले करके उनको अब उनकी स्थिति चेहरा देखने लायक था। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार जी को आउट कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी की कहीं भी सभाएं हो रही है तो वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है कि भाई मुख्यमंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से कैद कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनकी मतलब नौकरशाही के कब्जे में है या कुछ गिने चुने नेताओं के कब्जे में है। आप देख रहे हैं ना भाई, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब रोड शो हुआ उसमें नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन जदयू का एक झंडा कहीं नज़र नहीं आया। नीतीश कुमार जा रहे हैं तो हर जगह भाजपा में हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का एक क्रेज़ हुआ करता था कि जिधर जाते थे नीतीशमय हो जाता था बिहार। और बिहार के लिए सौभाग्य है, नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है पिछले 17 वर्षों में, एक इतिहास रच दिया है उन्होंने काम का। मतलब काम इतना किया है कि आज से कभी भी, आज से 500 साल बाद, 1000 साल बाद जब खुदाई होगी तो बिहार में नीतीश कुमार का ही नाम निकलेगा। जैसे आज अब खुदाई होती है तो अशोक स्तंभ निकलता है कि भाई सम्राट अशोक ने बिहार में विकास का काम किया था, पाटलिपुत्र में विकास का काम किया था। तो आज से कभी 1000 साल बाद, 5000 साल बाद जब खुदाई होगी तो नीतीश स्तंभ बिहार की पहचान होगी। और ऐसे मतलब प्रतिभावान मुख्यमंत्री, डेवलपमेंट एक सोच रखने वाले मुख्यमंत्री की स्थिति आज ये हो गई है कि भाई उनको मतलब अपने आपे में नहीं है वो, मतलब उनके बस वो एक प्रकार से रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। और सुबह उठते हैं तो थोड़ा ठीक रहते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्थिति वही हो गई थी। और आप देख लीजिए कल से उनकी तबीयत खराब हो गई है, आज उनका सारा चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अभी लोकसभा चुनाव का मेन अहम चुनाव है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी बीमार पड़ गए हैं तो उनका इलाज बेहतर तरीके से होना चाहिए, बड़े से टॉप चिकित्सकों से उनका इलाज होना चाहिए। अभी देखिए ना भाई, देखते देखते सुशील कुमार मोदी की स्थिति देख लीजिए। सुशील मोदी जी न चाय पीते थे, न पान खाते थे, न गुटखा खाते थे, न शराब पीते थे, न खैनी खाते, कुछ नहीं, एकदम सादा भोजन, मॉर्निंग वॉक, योगासन, मतलब खिचड़ी खाना, रोटी चोखा खाना, मतलब तेल मसाला भी नहीं खाते थे। और देखते देखते अचानक 6 महीने में उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। तो अब नीतीश कुमार जी की भी स्थिति, सब लोग एक ही बैच के, नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद हों, सुशील मोदी हों, शिवानंद तिवारी हों, तो सब लोग एक ही बैच के हैं, सब 77 आंदोलन के नेता हैं।
और अब देख रहे हैं सबकी स्थिति धीरे धीरे, लालू प्रसाद जी भी अस्वस्थ रह रहे हैं, किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी उनको दिया है, तो वो चल फिर रहे हैं, नहीं तो उनकी भी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। सिंगापुर जाकर के किडनी बदलवाए हैं, बेटी का किडनी पर अभी चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की भी वही स्थिति है, बहुत तबीयत खराब है, अस्वस्थ हैं। और देखा जाए तो इनकी अस्वस्थता का मूल वजह में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 20 के चुनाव में इनके साथ जो भीतरघात हुआ, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान ने जो भीतरघात किया, तो मुझे लगता है कि वो इतना डेवलपमेंट करने के बाद भी जब तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तो इन्हें एक सदमा जैसा लगा। मुझे लगता है कि सदमा लगा और वो शौक में भाई सोच में पड़ गए कि भाई इतना डेवलपमेंट करने का क्या फ़ायदा जब तीसरे नंबर की पार्टी बन जाए, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो 2 नंबर की पार्टी, 1 नंबर की पार्टी बन रहा है। तेजस्वी यादव भी सभा में कहा कि जो नीतीश कुमार जो हमारे चाचा हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद उनका है, वो कहा है कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए तेजस्वी यादव जी, आप पहली बार तेजस्वी यादव बहुत ही मैच्योर राजनीतिज्ञ हो गए हैं, बहुत ही नाप तोल के बोलते हैं, सदे हुए राजनीतिज्ञ की तरह बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस बार नीतीश जी ने जब से तेजस्वी यादव को छोड़ करके मतलब राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ गए हैं, तो तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार जी की आलोचना नहीं की। हमेशा अपने चाचा, पिता तुल्य चाचा, और उनको लोग कब्जे में कर लिया है, वो हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद है, मतलब कभी उनकी आलोचना नहीं की है तेजस्वी यादव ने। एक बड़े नेता का एक बोला जाता है बड़प्पन इसको कहा जाता है कि भाई पिता तुल्य आप उपाधि दे रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं। नीतीश जी कुछ भी बोलते हैं तो बोलते हैं मेरे चाचा हैं भाई। हम एक लाइन तेजस्वी यादव को देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव का मूल एजेंडा, वो अपने एजेंडे से नहीं भटक रहे हैं, वो मूल एजेंडा नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, इसी को लेकर के चल रहे हैं तेजस्वी यादव। आप देख रहे होंगे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही एजेंडा लेकर के 14 में आए थे और उनको व्यापक सफलता मिली थी और वो सत्ता में आए थे। 19 में भी उनका एजेंडा था, लेकिन इस बार 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे से भटक गए हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी नहीं दी लोगों को, मतलब महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया, स्विस बैंक से पैसा नहीं आया, मतलब रुपया का वैल्यू और भी ख़राब हो गया, स्तर गिर गया डॉलर के मुकाबले। तो इन सब मुद्दों को पूरा नहीं कर पाए और तेजस्वी यादव ने वही एजेंडा धर लिया है। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव से उन्होंने नौकरी का एजेंडा धरा है और उसमें उन्हें सफलता मिली, तो वही एजेंडा वो लेकर चल रहे हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के एजेंडे पर पूरा देश चल रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी हों, चाहे भाजपा के जो भी नेता अमित शाह हों, सभी आते हैं तो तेजस्वी यादव पे ही बोलते हैं, नौकरी की बात ही अब करने लगे हैं। तो एक तेजस्वी यादव ने नया एजेंडा तय किया। पहले नरेंद्र मोदी एजेंडा तय करते थे और उनके एजेंडा के पीछे कांग्रेस, राजद सब उनका जवाब देते रहती थी, और आज स्थिति ये हो गई है कि तेजस्वी यादव एजेंडा तय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे उनके गठबंधन के लोजपा हो, सब उनके एजेंडा का जवाब दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लकीर खींच दी है नौकरी की, और उसी एजेंडे के पीछे चल रहे हैं लोग। और आप देखिएगा चुनाव में हर जगह, जैसे ही नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर भाजपा का साथ दामन थामा था और एनडीए गठबंधन में शामिल हुए थे, तो लगा था कि भाई पिछली बार तो 39 सीट आए थे, नीतीश कुमार अब चले गए, उपेंद्र कुशवाहा भी उस गठबंधन में चले गए जो आरजेडी के साथ थे, जीतन राम मांझी भी उस गठबंधन में चले गए, तो लगा कि इस बार तो 40 की 40 सीट ही एनडीए जीतेगी बिहार में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तिथि बढ़ती जा रही है, चुनाव अब 4 फेज का हो चुका है, अब स्थिति ये हो गई है कि हर जगह लड़ाई है। एक तरफा जो 14 में था कि एक तरफा भाजपा की जीत हो रही थी, 19 में तो क्लीन स्वीप था, इस बार वैसी बात नहीं लग रही है। मुंगेर जैसा सीट जो कि वहाँ पर स्थिति डामाडोल है, प्रशासन को लगना पड़ा, भाई प्रशासन, प्रत्याशी को गाड़ी को शीशा तोड़ दिया गया, वहाँ 65 बूथ पर कहा जा रहा है कि चुनाव प्रशासन वहाँ लग गई, भाई वोट, भाई पिछड़ो ये कहा जा रहा, आरोप लगाया कि भाई बूथ कब्जा कर लिया, पिछड़े दलितों को वोट नहीं डालने दिया गया, ये आरोप लग रहा है। 238 बूथ है मानो रामपुर में, मैं गई, अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए, और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कि कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए
तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है वो बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ, और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है, और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्यून है, और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर अब कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागमी के ने बदतमीजी गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया, और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया, ये सारी चीजें। और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल, नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर लें, ऐसे कर लें, जो हमकी बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा कहाँ है घाट साहब, ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है, गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें, और हाँ कि तू निकल, गाली दे के निकल, जल्दी बैठ, भाग, नहीं तो अभी तो सबके यही गाड़ दूंगा। आप जो कि 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीते थे, उनकी स्थिति खराब हो गई है, मतलब वहाँ लड़ाई हो गई है। मतलब समस्तीपुर जो एक तरफा जीते थे, वहाँ नित्यानंद राय जो काफ़ी वोट से थे, उनकी स्थिति खराब हो गई है। तो धीरे धीरे जैसे तेजस्वी यादव और लालू यादव ने एक नया समीकरण बनाया, उन्होंने कुशवाहा को टिकट दिया, धानु को टिकट दिया, कुर्मी को टिकट दिया, वैश्य को टिकट दिया, तो एक समीकरण उन्होंने बदला। जो बीजेपी का बेस वोट बैंक था उसमें उन्होंने सेंधमारी की, और यही वजह है कि यार आज हर जगह लड़ाई की स्थिति है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है। यहाँ तक कि मुंगेर में लग रहा है कि भाई अशोक महतो जीत जाएंगे, यहाँ तक कि जो कि गिरिराज सिंह 4 लाख वोट से जीते थे, वहाँ लग रहा है कि उनकी स्थिति खराब हो गई है। मतलब वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट है, ऐसे बेगूसराय को बोला जाता है कि भाई लेनिनग्राद बोला जाता है, वामपंथ का गढ़ बोला जाता है, और इस बार ये कहा जा रहा था कि बेगूसराय में एक बार बरसों बाद एक बार फिर लाल झंडा लहराएगा। उसी प्रकार चले आइए उजियारपुर में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वहाँ लड़ाई हो गई है, क्योंकि पिछली बार यादवों का 75% 90% वोट नित्यानंद को मिला था, इस बार यादव समाज उनसे टूट गया है। इसके अलावा कुशवाहा वोट, कोयरी वोट, कुर्मी वोट, दलित वोट सब एक तरफा मोबिलाइज हो गया है नित्यानंद जी के खिलाफ, तो वहाँ भी लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई है। आप चले आइए उजियारपुर, ये समस्तीपुर, वहाँ जदयू के 2 मंत्री, एक का बेटा तो एक की बेटी लड़ रही है, तो वहाँ लड़ाई हो रही है। तो हर जगह लड़ाई हो रही है, लेकिन इन सब से बीच नीतीश कुमार जी को स्वास्थ्य को लेकर के सबको सोचना पड़ेगा, नहीं तो भाई धीरे धीरे भाजपा, मुझे लगता है कि एक मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी को टॉर्चर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मुझे स्वास्थ्य खराब है या सर, या बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स उन पे बना रहा है? दोनों हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता, या वो अस्वस्थ हैं या उनके गठबंधन के दल द्वारा प्रेशर में वो बीमार पड़ रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स में। क्योंकि आप देखिए ना भाई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनसे बाहर कर दिया जाए, प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री को नहीं जाने दिया जाए, तो ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स ही हो गया ना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाई उनको तीर के बदले कमल थमा दिया जाए, तो ये तो परेशान करना ही हुआ ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश जी आज अस्वस्थ है,
हम लोग उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और सरकार को चाहिए कि उनका बेहतर इलाज होना चाहिए और प्रेशर में नहीं आना चाहिए। नीतीश जी के साथ पूरे बिहार का लगाव है। नीतीश जी ने बहुत डेवलपमेंट कार्य किया है बिहार में और नीतीश कुमार बिहार के लिए एक समझिए कि सम्राट अशोक के बाद कोई हुए हैं तो नीतीश कुमार हुए हैं जिन्होंने डेवलपमेंट कार्य किया है और उनके स्वास्थ्य की सब लोग कामना करते हैं, उनका बेहतर इलाज होना चाहिए। सर बीजेपी का की लक्ष्य है कि सीएम नीतीश को, उपेंद्र कुशवाहा को, सबको खत्म कर दिया जाए 2024 चुनाव में? देखिए 20 चुनाव में तो नीतीश जी को फिनिश करने का प्रयास किया ही गया था और 24 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी को फिनिश करने का प्रयास किया जा रहा है। अब वहाँ से काराकाट से देख लीजिए, भाजपा के नेता राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हुआ करते थे पवन सिंह, उनको चुनाव लड़ा दिया गया। क्या बिना भाजपा की सहमति के वो चुनाव लड़ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को हराने की तैयार है, कवायद है ये। और मुझे लगता है कि अगर पवन सिंह खड़े रहेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ही बुरी स्थिति होगी और मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव जीत पाएंगे। पवन सिंह को पूरा बीजेपी का कैडर उनके पवन सिंह के साथ लग गया है, वह उनके नॉमिनेशन में जा रहा है, उनका प्रचार कर रहा है, पूरा भाजपा का जो कैडर उनके साथ लग गया है। तो स्थिति बहुत ही खराब है। मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार नीतीश कुमार के पार्टी को मतलब तोड़कर, उनके विधायकों को तोड़कर वहाँ नॉर्थ ईस्ट में उनके विधायकों को अपने पार्टी में मिला लिया था गठबंधन में रहते हुए, और अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी पर भी प्रेशर है और उपेंद्र कुशवाहा को भी फिनिश करने की तैयारी है।